हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है कि बेयर एक्ट की सीरीज हम कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर्टिकल 29, 30 एंड 31। 31 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो 31A, 31B एंड 31C हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा करके आप देखेंगे 31A, 31B, 31C बहुत कम जगह पे हमें देखने को मिलता है, मतलब हार्डली कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते हैं, लेकिन अभी छोटे मोटे एग्जाम के लिए तो नहीं पढ़ाया जाता, मतलब बोल दिया ठीक है इसमें ये चीज़ लिखिए आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पे मेरा पर्पज़ है कि हर एक आर्टिकल को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करेंगे और उसके इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। चलिए, तो आर्टिकल 29 को समझते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब देखो लिखा तो माइनॉरिटीज है। अच्छा, पहले एक चीज़ और देख लीजिए, जो हेडिंग है ना यहाँ पे उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में कौन से दो आर्टिकल आते हैं, तो कौन से दो आर्टिकल हैं? आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ठीक है। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 29 को जरा देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन क्या सच में माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट में बात की जा रही है? पूरा आप देखिए, पहले देखो, एक एक वर्ड पे फोकस करेंगे। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन मतलब मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, वेदर आई एम इन द माइनॉरिटी और नॉट, इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या लिखा है? रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। इसका मतलब ये तो सबके लिए है, करेक्ट? ये तो सबके लिए है ना, कि कोई भी। और एक और चीज, सिटीजन, इस बात पे भी ध्यान देना है। आर्टिकल 29 is only for the citizens of India, not for everybody. It is not for everybody. It is only for the citizen of my country. ठीक है, who are residing in the territory of India or any part, having distinct language. क्या क्या distinct है यहाँ पे? अलग क्या क्या चीजें हैं? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ये सब बहुत एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, इस पर फोकस करना है हमें। क्या क्या है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो आर्टिकल 29 में आपको नोट मेकिंग अगर आप करते हो कि आर्टिकल 29 से मुझे क्या चीज़ दिमाग में रखना है, तो दिमाग में रखना है कि पहली बात है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन के लिए है, और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, जो किसी भी पार्ट में रह रहा है भारत के टेरिटरी में, अगर उसका तीन चीज अगर डिस्टिंक्ट है, अलग है थोड़ा, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, अगर तीनों उसका अलग है, तो इसका मतलब क्या है? ही हैज द राइट टू कंजर्व इट, करेक्ट? तो इसका मतलब सिर्फ माइनॉरिटी के लिए क्या? नहीं यार, हमारे सबके लिए है। सिर्फ कंडीशंस क्या है? उसकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर अलग होना चाहिए, बस डिस्टिंक्ट, यूनिक होना चाहिए, बस, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन दी है क्या? नहीं बताइए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में, अरे एग्जाम में खतरनाक एग्जामिनर है, वो पूछेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड द टर्म डिस्टिंक्ट, तो बोलोगे यार कहाँ डिफाइन किया होगा यार, ये कर भी दिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है। नहीं 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 लिखा है। क्या यहाँ पे कहीं लिखा है, किसी तरह से लिखा है ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी? कहीं लिखा है ऐसा कुछ? नहीं लिखा है। एनी सेक्शन लिखा है, इस पर फोकस रखना, हर एक वर्ड पे फोकस रखना, ठीक है। 2 देखते हैं, क्लॉज 2 देखते हैं। नो सिटीजन, नो सिटीजन मतलब अगेन सिटीजन की बात हो रही है, it is talking about citizen of India only. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state fund on the ground only of a religion, race, caste, language or any of them. ठीक है, अगेन यहाँ पे एक वर्ड मेंशन नहीं है, सेक्स मेंशन है क्या? नहीं है। तुम बोलोगे यार तुमको हमेशा यही क्यों याद आता? अरे इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, कोई भी सिटीजन को एडमिशन अगर चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि सरकार द्वारा मेंटेन्ड है, या सरकार से किसी तरह से उसे कोई पैसा मिलता है चलाने के लिए, ठीक है, तो उसको रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम पे किसी बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, मतलब उसको एडमिशन के लिए मना नहीं की जाएगी। तो क्या यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बातें की गई हैं क्या? कि यहाँ पे किसी तरह से किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बातें नहीं की गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मना कर सकता है क्या? हाँ, मना कर सकता है। देखो ना उस बात को, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वैसा जो खुद के पैसे से चला रहा है, उसे किसी तरह से सरकार से कोई फंड नहीं आ रहा, कोई एड नहीं आ रहा है, वो मना कर सकता है। प्रॉपर लिखा है ना यहाँ पे,
अब इसमें कोई डाउट है क्या तुमको? तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई मैं खुद जानता हूँ, एक स्कूल है, अभी स्कूल का क्या नाम लो, क्रिश्चियन स्कूल है, ठीक है, दे गिव प्रेफरेंस टू द चिल्ड्रन ओवर फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी, ठीक है, तो देते हैं बिल्कुल, मैं क्या झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने देखा है बिल्कुल। ओके, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ पे हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर चीज़ जो है नो सिटीजन वाला जो केस है, यहाँ पे एडमिशन अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या सरकार से पैसे ले रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक है। अगर प्राइवेट वाला है तो मना कर देगा आपको, बोले नहीं मुझे तो सरकार से कुछ नहीं मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ अ माइनॉरिटी, तो इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, अगर है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अभी स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 30 जो बात करता है, दैट इज स्पेशली टॉक्स अबाउट द माइनॉरिटी। अच्छा, अब एक बहुत जनरलाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे यहाँ पे कितने टाइप के माइनॉरिटीज हैं? तो हमारे यहाँ पे दो टाइप की माइनॉरिटीज हैं, एक है रिलीजन के बेस पे और एक है लैंग्वेज के बेस पे। अच्छा, क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तभी तो बता रहे हैं हम आपको। देखिए, ऑल माइनॉरिटीज, आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट द हर एक टाइप की माइनॉरिटीज हियर, ठीक है, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। मतलब हमारे यहाँ पे दो टाइप की ही माइनॉरिटी दी है जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। कहाँ पे दी है? आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में दी है। क्लॉज 1 तो नहीं पूछा जाएगा, अगर आपका सच में एग्जामिनर ने सोचा है कि आज तो तुम्हारे क्या बोलते हैं दिमाग के स्क्रू ढीले करने तो पूछ ही लेगा वो, ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं पूछा जाता। शैल हैव अ राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, बिल्कुल उनको पूरा चॉइस है कि कोई भी माइनॉरिटी है, कोई भी माइनॉरिटी, ऑल द माइनॉरिटी मतलब कोई भी माइनॉरिटी जो है उनके पास पूरा अधिकार है, अगर वो माइनॉरिटी किस बेसिस पे है, रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। तो दो टाइप की माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये अलग से क्वेश्चन आ चुका है, इट्स अ PYQ फ्रॉम हियर ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका ही क्या 1A क्या कहता है? In making any law providing for compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by the minority referred to in clause 1, जो ऊपर हमने पढ़ा है, the state shall ensure that the amount of fixed or determined under such law for the acquisition of such property in such would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। तो यहाँ पे जरा समझते हैं, देखिए कि अगर सरकार को ठीक है, चल पर पूरा आते, इन एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द माइनॉरिटी, ये तो बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं माइनॉरिटी, दे हैव द राइट टू लाइक कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है। द स्टेट शैल इंश्योर दैट, अब वहाँ पे स्टेट का क्या रोल है? The amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property in such would not restrict or abrogate the right। सॉरी वेट मैंने थोड़ा सा कुछ को भी गड़बड़ किया यहाँ पे समझाने में आपको। एक्चुअली पहले वाले क्लॉज में बोला है कि इन मेकिंग एनी लॉ, ओके, इन मेकिंग एनी लॉ हु विल मेक द लॉ? स्टेट विल मेक द लॉ। ओके, थोड़ा समझते हैं जरा उसको। इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडेड फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द माइनॉरिटी। कहने का मतलब है कि अगर सरकार कोई लॉ ऐसा बनाती है, ध्यान से सुनिए, अभी सरकार ऐसा कोई लॉ बनाती है जिसके तहत उसे कंपल्सरली एक्वायर ही करना है किसी माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, उसे एक्वायर करना है और किसी कारण की वजह से उसे एक्वायर करना ही है, ठीक है। तो स्टेट क्या करेगा? स्टेट इस बात को इंश्योर करेगा कि उन्हें उस पर्टिकुलर अमाउंट कंपनसेशन दिया जाए, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है और ये इंश्योर किया जाए कि उनका जो सेड क्लॉज में जो ये राइट है, पर्टिकुलर यहाँ पे जो राइट है ना क्लॉज 1 में, ये किसी भी तरह से उनका ये राइट अफेक्ट ना हो, ठीक है। अगर आप उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं ड्यू टू सम ऑफ द रीजन, इन एनी ऑफ द कारण की वजह से, तो आप क्या करिए कि उन्हें इंश्योर करिए कि उनका पहला वाला जो राइट है वो उनसे छीना ना जाए और उनको आप प्रॉपर कंपनसेशन जो भी आप हैं वो वैल्यू के हिसाब से आप उनको दीजिए, ठीक है, इस बात को। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि उनके द्वारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर सेटअप किया गया है तो उसको एक्वायर नहीं किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। स्टेट कैन एक्वायर, स्टेट उसको एक्वायर चाहे तो कर सकता है विद सुटेबल लॉ जो भी है, लेकिन क्या करेगा? द स्टेट हैज टू इंश्योर दैट कि जो भी अमाउंट या वो फिक्स करेगा ना कि भाई इतना पैसा हम आपको देंगे,
उतना उसको देना पड़ेगा, जिससे कि उसकी जो फंडामेंटल राइट है, उसका जो माइनॉरिटीज़ का राइट है वो आहत ना हो या डिस्ट्रॉय, वो तो क्या बोलते हैं, अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। यार सीधी बात है, अगर आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर होती है, स्टेट तो कर सकता है, आपको चुपचाप से प्रॉपर कंपनसेशन दे, बात खत्म, आगे बढ़िए। The state shall not, in granting aid to the educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on the religion or language. इसका सीधा मतलब है कि स्टेट अगर ग्रांट कर रहा है फंड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, ओके, तो सबको बराबर का फंड देगा। ठीक है, मतलब माइनॉरिटीज़ के केस में यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है। ठीक है, सबकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, while granting the aid, whatever financial aid government is giving to the education institutions managed by the minorities, ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा वो, बस सीधी बात है। यही वन ऑफ द प्रिंसिपल है जो भाई बोल सकते हैं कि उसको सेकुलर प्रिंसिपल बोला गया है वैसे। ठीक है, चलिए, और ध्यान देना कि कौन से बेसिस पे हमारे यहाँ पे डिसाइड हो रहा है, रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उसने अपना स्कूल एस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, और वैसा स्कूल है जो मीट कर रहा है कि उसे गवर्नमेंट का एड चाहिए। ठीक है, मतलब सारी कंडीशन को मीट कर रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब किसी तरह से वो नहीं करेगा, उनको रिफ्यूज नहीं करेगा एड देने से, जस्ट बिकॉज कि वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, जो भी है वो बराबर देगा। तो बात खत्म यहाँ पे। यही चीज़ है, यही बार बार पूछा जाता है। इसमें एज सच मैंने नहीं देखा है ज़्यादा कुछ, और एक दो बार पढ़ेंगे तो आप इसको समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा आपका। ठीक है, इन शॉर्ट जो यहाँ पे आर्टिकल 30 जो बोला जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में एक और बात आपको दिमाग में रखनी है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 डज नॉट इम्प्लीमेंट हियर। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 डज नॉट इम्प्लीमेंट हियर। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बोलता है स्पेशल प्रोविजन फॉर द वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उसके बेसिस पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उन्हें स्पेशल प्रोविजन दिए जाने चाहिए, रिजर्वेशन दिए जाने चाहिए कायदे से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा उन्हें, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में उनके लिए नहीं, मतलब नहीं है कोई भी। तो ये बात दिमाग में रखना, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इज नॉट अप्लीकेबल ऑन आर्टिकल 30 क्लॉज 1। ठीक है, चाहे तो नोट मेकिंग में कहीं लिख लो आप, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 विच वॉज एडेड आफ्टर द 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 दैट इट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन द क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। चलो, इसको नोट डाउन, ऐसे दिमाग में ऐसे फीड हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं एग्जाम में आएगा तो फिर लिबर रिवर करने लगेगा, अरे कैसा पूछ दिया है, क्या पूछते हैं लोग, अपने को समझ में ही नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसीलिए इतना मैं ये समझा रहा हूँ, इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 31 की। ये हो गया हमारा रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वाले कंसेप्ट हो गए। अब आर्टिकल 31 की बात करते हैं। देखिए, अच्छा, कभी कभी भी पूछते हैं, एक और चीज़ आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूँ। आर्टिकल 29 is not for the minorities, not exclusively available to the minorities, because article 29 is for everybody, all the section of the citizen of India who are particularly residing in any part of India or thereof property, yes, any area जो भी reside कर रहे हैं सबके लिए। and article 30 is exclusive for the minorities। ठीक है, चलिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग से पूछा जाता है। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा ना, मैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ आपको। चलिए, अब आर्टिकल 31 की बात करते हैं जो हटा दिया गया है। ये बात पता होना चाहिए कौन से अमेंडमेंट के तहत, 44th अमेंडमेंट के तहत उसको हटाया गया है आर्टिकल 31 को। ठीक है, एंड आर्टिकल 31 हैज़ बीन ओमिटेड। ओके, एंड डील किससे करता था आर्टिकल 31? आर्टिकल 31 डील करता था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, और 44th अमेंडमेंट कब आया था? 1978 में आया था। और अब ये जो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, पहले फंडामेंटल राइट था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है, मतलब अगर सरकार चाहे तो आपसे आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है और आपको अपना दाम दे देगी। ठीक है, पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, अगर सरकार एक्वायर करना चाहे तो तुम लोग पहुंच जाते हो कोर्ट में, कोर्ट बोलती है अरे यार तो फंडामेंटल राइट है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमें आर्टिकल 32 के तहत इस पर रोक लगानी पड़ेगी।
तो सरकार ने बोला भाई सरदर्द है यार, ये बहुत सरदर्द है ये, ठीक है, एक काम करो, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे एक्वायर नहीं कर पाते तो रुक जाता है, तो एक काम करो चुपचाप से इसको लीगल राइट बनाओ, आर्टिकल 300A में रखो, सो बेटर हम भी चिंता मुक्त रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी चिंता मुक्त रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 31 की, जो सरदर्द है सबका। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 31 हियर। चलिए अब बात करते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 13। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, ओके, देन एंड देन ओनली यू कैन टॉक। तो आर्टिकल 13 यहाँ पे लॉ को डिफाइन करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि लॉ को डिफाइन करता है, अगर किसी भी तरह से लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है देन दैट लॉ शुड बी एब्रोगेटेड, ऐसी बातें बोली गई है। आर्टिकल 13 is also talks about the judicial review। also judicial review मेंशन नहीं है हमारे यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं judicial review को एज अ इम्प्लीकेशन उसका judicial review है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पहला, देखो, the acquisition by a state of any state, ये स्टेट आपका अथॉरिटी है, ऑफ एनी स्टेट मतलब प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, और एनी राइट देयर इन और द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सच राइट, और खतरनाक वर्ड है ना, तो चलो इसको समझेंगे पहले। लेकिन एक बात और आपको थोड़ा ऐड करके बता देना चाहता हूँ मैं। ऊपर वाले लाइन का मतलब जो सोचा बताया, मैंने बता दिया लेकिन बताया नहीं मैंने। ऊपर वाले लाइन का मतलब ये है कि भले आर्टिकल 13 कहता कुछ और है, भले कुछ भी कहे, वो कुछ भी कहे कि अरे लॉ अगर फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करेगा तो लॉ को ही हटा देंगे, ये सब बातें बोलता है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसमें एक पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्टिकल 13 कुछ भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन से, अब कंडीशंस की हम बातें करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन जो 5-6 कंडीशन अब देखेंगे हमें, इन कंडीशंस का अगर केस आता है तो ये आर्टिकल 13 को ओवरराइड कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 31A विल ओवरराइड मतलब एक तरह से आर्टिकल 13 को कुचल देगा वो, और इन्फोर्स कर दिया जाएगा आर्टिकल 31A, ठीक है। कौन से केसेस में देखते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा समझना भी जरूरी है, ओके। उस केस में पहला, एक्विजिशन बाय द स्टेट। स्टेट कौन है? जो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है, वो यहाँ पे स्टेट है। स्टेट मतलब अथॉरिटी, ठीक है। क्या एक्वायर कर रहा है? स्टेट मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर उस केस में अगर एक्वायर कर रहा है तो आर्टिकल 13 को यहाँ पे थोड़ा सा हम साइड रखेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? दूसरा मतलब उससे रिलेटेड कोई भी आसपास की चीज़ है, द टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। अगर स्टेट किसी तरह से प्रॉपर्टी को टेक ओवर करता है, ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए, मतलब प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए रहता है, आइदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर स्टेट मतलब राज्य आपकी प्रॉपर्टी को किसी तरीके से थोड़े टाइम के लिए अपने कंट्रोल में लेता है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, और लेता भी है, ऐसी बात नहीं, लेता भी है, ओके, और लिमिटेड टाइम के लिए ही लेता है, तो उस केस में। थर्ड केस क्या है? द एमेलगेशन ऑफ 2 और मोर कॉर्पोरेशन आइदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी। तो अगर किसी दो या दो से ज़्यादा कॉर्पोरेशन का यहाँ पे एमेलगेशन हो रहा है और उसके इन द अगेन पब्लिक इंटरेस्ट, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, और एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट ऑफ मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन और एनी वोटिंग राइट ऑफ द शेयर होल्डर देयर ऑफ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सर्टन कॉर्पोरेट राइट्स की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मॉडिफिकेशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टन कॉर्पोरेट राइट्स, ठीक है। अभी ये सब उसी के अंदर आते हैं, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सब कॉर्पोरेट्स के अंदर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट acquiring by virtue of an agreement, lease, license for the purpose of searching for, winning or any mineral oil, or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or license, ठीक है। सिंपल सी बात है, मॉडिफिकेशन अगर किसी तरीके से मिनरल ऑयल एग्रीमेंट्स में अगर कोई किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? पहली बात है, ये सब कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है। कौन कर रहा है यहाँ पे? स्टेट इज डूइंग दैट, ठीक है। जैसे आपको इसका एग्जांपल दो, मान के चलिए एक कंपनी है, उसके पास लाइसेंस है मिनरल ऑयल को एक्सप्लोर करने का, ठीक है। एक लॉ पास हुआ कि लाइसेंस के कंडीशंस को मॉडिफाई किया जाता है या कैंसिल किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। वो स्टेट के पास पूरी पावर है, दैट स्टेट कैन डू सो,
Okay. And shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or take away or bridge any of the right conferred by आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। तो यहाँ पे बात ये बोली जा रही है कि ऊपर के जो भी हमने अभी पढ़े, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है, लाइसेंसिंग चेंज की जा रही है, अगर स्टेट ने आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर की है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं उस बेसिस पे अगर आपका आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 अगर वॉयलेट होता है, ठीक है, तो बेसिकली उसको यहाँ पे वॉइड माना जाएगा, उसको वॉइड माना जाएगा। वॉइड मतलब फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। जो पर्टिकुलर हमने 5 चीज़ें पढ़ी है ना, इनको बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है, इन चीज़ों को यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। मतलब कहने का मतलब है कि आप इस बेसिस पे नहीं जा सकते कोर्ट में कि मेरा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 यहाँ पे वॉयलेट हुआ है जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी एक्वायर की है, थोड़े टाइम के लिए मैनेज कर रही है, जो भी है फॉर द पब्लिक पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को थोड़ा सा हम पीछे रखेंगे, ठीक है, वाइल इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 31A, ठीक है। अगर आर्टिकल 31A को मुझे इंप्लीमेंट करना है तो मुझे आर्टिकल 14 और 19 को थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। जबकि आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगा, फंडामेंटल राइट को अगर वॉयलेट करेगा तो लॉ ही अपने आप में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात अलग है, यहाँ पे बात ये बोली जा रही है कि जो भी आर्टिकल 31A में मेंशन है, ओके, अगर उसको मुझे इंप्लीमेंट कराना है, ओके, और उसके दौरान अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 अगर वॉयलेट होते भी हैं देन तो भी वो हम उसको मानेंगे कि तो भी हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप इसके बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल 31A प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इसको नोट में लिख लो, आर्टिकल 31A प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट चैलेंज बेस्ड ऑन द आर्टिकल 19 एंड 14, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझेगी अभी, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये बहुत ही मतलब डिटेल में दे रखा है इसको अननेसेसरली। प्रोवाइडेड दैट वेदर सच लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट और प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई देयर टू अनलेस सच लॉ हैविंग बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज रिसीव्ड एसेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मतलब इट इज सेड दैट व्हेन सच लॉ इज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, अगर कोई ऐसा लॉ स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, एंड आर्टिकल 31A तब तक उस पर अप्लाई नहीं होता है। ध्यान से सुनो, अगर स्टेट का लेजिस्लेचर ऐसी कोई लॉ पास करता है जिसके तहत ऊपर वाली चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है, तब तक वो नहीं माना जाएगा, तब तक आर्टिकल 31A उस पर नहीं अप्लाई होता है जब तक कि उसको प्रेसिडेंट साहब अपना एसेंट नहीं देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर ऐसा कोई लॉ बना रहा है फॉर द एक्वायरिंग ऑफ द लैंड और फॉर द चेंजिंग द लाइसेंस और एवरीथिंग ऑल दिस थिंग्स अगर कर रहा है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी लोगों की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है फॉर द पब्लिक पर्पस, अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहा है तो फॉर दैट पर्पस प्रेसिडेंट का एसेंट रिक्वायर्ड है, तभी उसको आर्टिकल 31A के तहत उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। सीधी बात है, ये बात यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है। इतना डिटेल तो ऐसा नहीं पूछते हैं, बट ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है एंड विच वांट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 31A, अब ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा बेसिक में समझ लीजिए। कोई भी अगर स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है, स्टेट का लॉ है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है, अगर उसे प्रोटेक्शन चाहिए आर्टिकल 31A के तहत, तो उसका मतलब उसे किससे पास कराना है? प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, मतलब उसका मतलब सेंटर का कंट्रोल रहेगा उसमें, ठीक है। चलिए, बस ये बात है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन स्टेट की डेफिनेशन दी है, ठीक है। स्टेट मतलब in relation to any small area having same meaning as the expression that or its local equivalent has to be, ये तो कोई मतलब नहीं है, वैसे इतना नहीं पूछते, ओके। जैसे एनी लैंड होल्ड अंडर रोतवारी सेटलमेंट, जजमानी सिस्टम, ठीक है, ये सब मतलब स्टेट का मतलब यार सिंपल समझो, प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इतना तो तुम पढ़ के तुम्हारा सर दर्द हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसको हटाओ, इतना नहीं जाना अपने को कि भैया सब अपन पढ़ ले, ठीक है, जो चीज़ें हैं आपको उतना मैं बता रहा हूँ। वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, देखो, विदाउट प्रेजुडिस टू अ जनरलिटी ऑफ प्रोविजंस
contained in Article 31A, none of the act or regulation specified in the ninth schedule or any of the provision thereof shall be deemed to be void or ever to have become void on the ground that such act, regulation or the provision is inconsistent or take away or abridge any of the right conferred by or any provision of this part and बहुत खतरनाक लगे। तो इसको बस समझ लो आप, पहले इतना पढ़ के क्या ही करोगे। आपको सिंपल से बात है, क्योंकि इतना आपको यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा था, क्रक्स पूछा था, वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 31A क्या करता है, उन स्पेसिफाइड लॉज को प्रोटेक्ट करता है जो 9th शेड्यूल में प्लेस्ड है। ठीक है, 9th शेड्यूल में प्लेस है, भले वो मतलब उसकी वजह से अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो भी मतलब उसको मतलब यहाँ पे अगर प्लेस किया गया है तो उसको प्रोटेक्शन यहाँ पे वो देता है। ठीक है, ओके। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, एक केस है अय्यर कोलो केस 2007 का, उसके तहत ये बात बोली गई है कि अगर फंडामेंटल राइट अब्रिज हो रहा है वैसे लॉज से जो 9th शेड्यूल में पुट किए गए हैं, देन इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। ओके, बस ये बात है यहाँ पे। उसके बाद सेविंग ऑफ लॉ हैविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स notwithstanding with anything contained in the Article 30, no law giving effect to the policy of state towards securing all or any of the principle laid down in the Part 4 of the DPSP shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with taking or bridging away any right conferred by Article 14 or Article 19. And तो पहले ये देख लो, इसका मेन क्रक्स देख लो। आर्टिकल 31C क्या करता है? आर्टिकल 31C किसको प्रोटेक्शन देता है? आर्टिकल 31C यहाँ पे ये बोलता है, ऑल्दो बहुत नैरोअर है, आर्टिकल 31C ये बोल रहा है यहाँ पे कि सर्टन जो लॉज है, सर्टन लॉ अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करते हैं, सर्टन लॉ जो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, अगर उसकी वजह से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 अगर वॉयलेट होता है, ठीक है, तो चलेगा यहाँ पे। वहाँ पे हमने डीपीएसपी को थोड़ा सा ऊपर रखा है। ठीक है, ऊपर रखा हूं वहां पे। और आपको पता होना चाहिए कौन से लॉज की बात हो रही है, वो पर्टिकुलरली जो आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से सुन लो। आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को ऊपर रखा गया है आर्टिकल 14 और 19 के। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को इंप्लीमेंट करते वक्त, पूरा सुन लो, अगर आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को इंप्लीमेंट करते वक्त अगर किसी तरीके से आर्टिकल 14 और 19 अगर वॉयलेट होता है तो क्या हम चैलेंज कर सकते? नहीं, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन हासिल है अंडर आर्टिकल नंबर 31C। और आर्टिकल 39B क्या कहता है? बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज की बात की जा रही है फॉर द कॉमन गुड। एंड आर्टिकल 31C बोलता है कि वी हैव टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि भाई अगर आप गवर्नमेंट चाहती है कि वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो भाई एक पर्सन तो होगा ना, बोले यार मैंने इतनी मेहनत से एक्वायर किया है, मेरा पर्सनल मैटर है, स्टेट कैसे मुझसे लेके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे आर्टिकल 14 और 19 थोड़ा साइड हो जाते हैं। ये बात को आपको दिमाग में रखना है। ओके, बस यही चीज़ है यहाँ पे। इतना पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं आपको मैंने बता दिया। 31B का एक्सेप्शन भी बता दिया मैंने आपको, और 31A का भी पार्ट बता दिया मैंने। बस आर्टिकल 14 और 19 को यहाँ पे थोड़ा साइड रखना है। ठीक है, वाइल इंप्लीमेंटिंग आर्टिकल 31A। ओके, तो दैट इज द ओनली थिंग। बाकी तो आपको ऊपर वाला चीज़ मैंने बता ही रखा है। तो कल हम अलग से रिट्स करेंगे, और रिमेनिंग 33, 34 और 35, 33, 34, 35 में कुछ भी नहीं है एज सच। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।